हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। खबरों की कृषि सुधार कानून को वापस लेने के लिए दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर डटे किसानों का आंदोलन आज 25वें दिन में प्रवेश कर चुका है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आंदोलन के 25वें दिन किसान आज अपने मृतक साथियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इससे पहले शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में अपनी कुर्बानी देने वालों की आत्मा की शांति के लिए पाठ किया था। आपको बता दें कि अब तक हुए आंदोलन में 20 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके किसान पूरे जोश और विश्वास के साथ तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन में अलग अलग वजहों से अब तक 20 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए लगातार किसान सिंघू और टिकरी बॉर्डर पहुंच रहे हैं और किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। उधर पलवल में NH-19 पर भी किसानों के धरने का आज 18वां दिन है। कड़ाके की ठंड के बीच देश का अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज पलवल में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा, जहां मृतक किसानों को याद किया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार किसानों को मनाने में हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की। नरेंद्र तोमर से मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों से बातचीत जारी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को हां या ना के दायरे से आगे आना होगा। सरकार बातचीत को तैयार है। वहीं SYL के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब के किसानों को SYL को गंभीरता से लेना चाहिए। कृषि कानून और सरकार के खिलाफ किसानों की नई रणनीति। 23 दिसंबर को हरियाणा सरकार से समर्थन वापसी का छेड़ेंगे अभियान। विधायकों, नेताओं के घरों और दफ्तरों का भी होगा घेराव। आज सरकार की नारनौल रैली का करेंगे बहिष्कार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी के SYL को लेकर किए गए एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम पर सैलजा ने कहा कि जनता का बीजेपी में शायद विश्वास बनता अगर बीजेपी SYL को लेकर नहीं बल्कि अन्नदाता के दर्द को समझकर उनके साथ उपवास पर बैठती। कुमारी सैलजा ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता और किसानों को बरगलाना बीजेपी का पुराना पैतरा है और मुख्यमंत्री को चुनावी जनसभाओं में न जाकर प्रधानमंत्री से मिलकर तीनों कृषि कानून को रद्द करवाना चाहिए। गुरुग्राम में गृह मंत्री अनिल विज से मिलने सीएम मनोहर लाल पहुंचे। सीएम ने गृह मंत्री का हाल चाल जाना। गौरतलब है कि विज कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद से उनका इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि किसानों के मुद्दे को लेकर बड़े स्तर पर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन किसानों के लिए जीवन रेखा SYL नहर पर कोई पहल नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि SYL समस्या का हल भी इन्हीं समस्याओं के बीच रखकर आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा प्रदेश के सभी राजनीतिक दल संगठित होकर पंजाब सरकार पर दबाव बनाएंगे तो SYL नहर का हल निकाला जा सकता है। कृषि मंत्री ने कहा कि जिस तरह SYL नहर के मुद्दे को लेकर तत्कालिक अकाली दल बादल सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी, किसानों और पंजाब के विभिन्न राजनीतिक दलों ने एकत्रित होकर SYL नहर को उखाड़ने का कार्य किया, उसके विरोध में हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों को सर्वदलीय बैठक करना चाहिए। फरीदाबाद की टीटू कॉलोनी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां आग में झुलसने से 2 बच्चों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों बच्चे झुग्गी में सो रहे थे और बच्चों की जो मां है वो पड़ोस में गई हुई थी। जब वापस आकर देखा तो झुग्गी आग के लपटों में घिरी हुई थी। महिला के शोर मचाने पर लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेज लपटों की वजह से बच्चों को बचाया नहीं जा सका। बहरहाल अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग घर में खाना बनाने के दौरान लगी। उधर पुलिस अधिकारी का कहना है कि आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन झुग्गियों में
कबाड़ का काम करने वाले लोग रहते हैं। यहां काफी मात्रा में कबाड़ पड़ा था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैलती चली। गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक युवक ने पिकअप गाड़ी से अस्पताल पर हमला बोल दिया। इस दौरान युवक ने जमकर तोड़फोड़ की। गनीमत रही कि इस हमले में किसी को कोई चोट नहीं आई है। पिकअप से अस्पताल पर हमले की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने हल्की धाराओं में विकास जून नाम के शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरअसल शुक्रवार को धनकोट गांव में दो परिवारों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान घायल पक्ष के लोगों की फोन पर दूसरे पक्ष की कहासुनी हो गई, जिसके बाद विकास नाम का शख्स पिकअप गाड़ी लेकर अस्पताल पहुंच गया और अस्पताल पर हमला बोल दिया। गुरुग्राम में अमेजन वेयरहाउस में लॉकडाउन के दौरान 99 लाख रुपए के 78 आईफोन गायब होने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी वेयरहाउस में ही काम करते थे। दोनों आरोपियों ने लॉकडाउन के दौरान मिली छूट को मौका समझ कर अमेजन वेयरहाउस से धीरे धीरे कई आईफोन 78 मोबाइल चोरी कर उनके खाली डब्बों को वेयरहाउस में ही फेंक दिया। क्राइम ब्रांच ने चोरी के बाद अपने खुफिया तंत्र को इन दोनों संदिग्ध चोरों के पीछे लगा दिया था और जैसे ही इन्हें लगने लगा कि अब ये नहीं पकड़े जाएंगे, वैसे ही इन दोनों ने लाखों के आईफोन को औने पौने दाम में बेचने के लिए कोशिश तेज कर दी और इसी सुराग के चलते गिरफ्तार कर लिए गए। दादरी की पुरानी अनाज मंडी में शनिवार देर शाम 4 अज्ञात बदमाश पिस्तौल के बल पर एक व्यापारी से 1.5 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों ने उन्हें पकड़ने आए एक युवक को उन्होंने गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। दादरी की काठ मंडी निवासी विनोद कुमार की पुरानी अनाज मंडी में परसराम हीरालाल फॉर्म के नाम से खल बिनौले की दुकान है। शनिवार शाम को विनोद अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। मोटरसाइकिल सवार युवक उसकी दुकान पर आए और पिस्तौल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुरानी अनाज मंडी में हुई लूट की वारदात के बाद स्थानीय दुकानदारों में खौफ का माहौल बना हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि जिस तरह से बेखौफ होकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है, उसमें सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। व्यापारियों ने मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ा जाए और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाए। यमुनानगर के फैजपुर गांव में सिंचाई विभाग में बनी कॉलोनी के एक खंडर में एक शख्स का शव मिला है। अस्त व्यस्त हालत में मिले शव मिला है। सिंचाई विभाग के चौकीदार ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में सुधार दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 5,909 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में 151 और फरीदाबाद में 98 नए केस सामने आए हैं। वहीं रोहतक में 21 और पानीपत में 40 नए मामले सामने आए हैं। बीते कुछ दिनों में प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। प्रदेश में कोरोना के अब तक कुल 2,57,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि इलाज के बाद अब तक कुल 2,48,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और कुल 2,816 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में अवैध पार्किंग से हाल बेहाल है। गुरुग्राम में अवैध पार्किंग न ही सिर्फ जाम का मुख्य कारण बन रही है, बल्कि पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरुग्राम में ज्यादातर इलाकों में पार्किंग की व्यवस्था न होने से लोग सड़कों पर ही वाहन खड़े करते हैं, जिससे मार्केट के दुकानदारों को तो परेशानी होती ही है, बल्कि सुबह सुबह सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ साथ कोहरे का दौर जारी है। अंबाला में भी घने कोहरे ने दस्तक दी है और वाहन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी।
जिसकी वजह से दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे हो और स्थानीय सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। सीजन का ये दूसरा कोहरा इस कदर घना था कि वाहन चालकों को हेडलाइट्स और इंडिकेटर की मदद लेकर अपनी मंजिल तक सफर का मुश्किलों भरा सफर तय करना पड़ा। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी कुछ लोग मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। रविवार होने के बावजूद कई लोग सुबह सवेरे सैर करते और चाय की चुस्की का लुत्फ उठाते दिखाई दिए। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से आने वाले वक्त में देश के मैदानी इलाकों में पारा और नीचे तक जा सकता है। प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत दिए स्किल एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से यमुनानगर जेल में कैदियों के लिए विशेष कोर्स चलाए गए हैं। इन कैदियों के लिए राजमिस्त्री एवं लीड कारपेंटर वुडन फर्नीचर वोकेशनल कोर्स 3 महीने के लिए शुरू किए गए हैं। जेल प्रशासन का कहना है कि रिहा होने से पहले इन कैदियों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जिसके आधार पर कैदी बैंक से लोन लेकर अपना काम कर सकते हैं। जिला जेल अधीक्षक ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य कैदियों को मुख्यधारा में शामिल करना है और उनके परिवार का पालन पोषण करना है। सोहाना की भोंडसी जेल में बंद एक 20 साल के कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक ने जेल बैरंग के पास बने बाथरूम में खुदकुशी की। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे भोंडसी पुलिस ने मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दिमागी संतुलन खराब होने के चलते खुदकुशी की है। गोहाना में लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला गोहाना जिंद रोड का है, जहां अलग अलग 2 गोदामों में एक ही दुकानदार की रखी लाखों रुपए की धान से भरी करीब 300 बोरियां चोरी हो गई। घटना की जानकारी तब लगी जब दुकानदार सुबह गोदाम पर पहुंचा। दुकानदार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दुकानदार के बयान पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने गोदाम के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है और गोदाम में काम करने वाले चौकीदारों से भी पूछताछ हो रही है। चश्मदीदों के अनुसार राइस मिल से कुछ ही दूरी पर पेट्रोल पंप है और आसपास में रिहायशी मकान बने हुए हैं। गनीमत रही कि हादसे में आग ज्यादा नहीं फैली। अगर समय पर रहते दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि हादसे में करीब 8 से 9 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गोहाना में ऑनलाइन ठगी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला गोहाना के सिटी थाने का है, जहां कथुरा गांव के रहने वाले एक कबड्डी खिलाड़ी के खाते से साइबर ठगों ने 1 लाख रुपए निकाल लिए। अकाउंट से पैसे निकालते देखकर खिलाड़ी ने पुलिस में शिकायत की। साइबर ठगों ने करीब आधे घंटे में उनके खाते से 10-10 हजार करके 1 लाख रुपए निकाल लिए। खिलाड़ी का कहना है कि एटीएम कार्ड भी उनके पास है और उनसे किसी ने फोन पर खाते के बारे में कोई जानकारी भी नहीं ली। इसके बावजूद खाते से नकदी निकाल ली गई। फिलहाल उन्होंने खाता बंद कराया है और पुलिस को शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। सिरसा के सीआईए पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने 2 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया है। साथ ही पुलिस ने कुल 14 देसी पिस्तौल जब्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार और यूपी से ये देसी पिस्तौल सिरसा और उसके आसपास के इलाकों में बेचे जाते थे। सिरसा के पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में पूरे मामले की जानकारी दी। सिरसा के गांव मधो सिंघाना में देर रात अंडे की दुकान लगाने वाले एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मामले की सूचना मिलने पर सिरसा डीएसपी, एसएचओ और चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। उस समय हमलावर मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस ने 3 हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक 3 युवक गुड़िया खेड़ा रोड पर बने ठेके से शराब लेने आए, जिसके बाद वो शराब लेकर पास बनी अंडों की रेहड़ी पर गए, जहां उनकी रेहड़ी के मालिक से अंडे और शराब पीने के लिए गिलास लेने को लेकर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि बदमाशों ने मृतक के सिर पर ईंट और पास रखी लकड़ी से वार कर दिए।
मारपीट के दौरान युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। किसी पुरानी रंजिश के चलते हत्या तो नहीं हुई, ये भी मालूम किया जा रहा है। ठंड ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ऐसे में खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों के लिए बनाए गए रैन बसेरों का निरीक्षण करने के लिए शुक्रवार रात एसडीएम जयवीर यादव अपनी टीम के साथ सिरसा में बने रैन बसेरे पर पहुंचे। यहां 8 बजे ही गेट बंद पड़ा था और कर्मचारी आराम फरमा रहे थे। हालांकि रैन बसेरे में कोई सोने के लिए नहीं आया था। एसडीएम ने कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि रात 11 बजे तक रैन बसेरे का गेट खुला रखें। इससे पहले एसडीएम टाउन पार्क के बाहर बने अस्थायी रैन बसेरे के पास पहुंचे, जहां पर जरूरतमंदों को कंबल भी दिए गए। गौरतलब है कि सिरसा में बना रैन बसेरा बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से काफी दूर है। इसी के चलते जिला प्रशासन द्वारा सिरसा के टाउन पार्क के बाहर हरियाणा रोडवेज की बस में रैन बसेरे की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। एसडीएम ने कर्मचारी को दिशा निर्देश दिए और कहा कि 11 बजे तक रैन बसेरे के बाहर की लाइटें जलती रहनी चाहिए। इसके अलावा गेट भी खुले रहने चाहिए।